नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, बड़े हर्ष की बात है कि नमो इम्पैक्ट कार्यक्रम को 8 साल पूरे हो चुके हैं। मोदी सरकार का ये तीसरा कार्यकाल है। 10 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनाई थी केंद्र में। हमारे कार्यक्रम को 8 साल पूरे हो चुके, अब 9वें साल में हमने प्रवेश किया है। इस कार्यक्रम में हम नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं उनका गहराई से विश्लेषण करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि नीतियों का कितना लाभ लोगों को मिल रहा है, और इसके लिए हम उसी क्षेत्र के किसी दिग्गज से, किसी एक्सपर्ट व्यक्ति से पूछते हैं और विश्लेषण करके जानते हैं। और ये भी हमारी कोशिश रहती है कि जो हमारे दर्शक हैं उनको भी उन नीतियों के बारे में पता चल सके और सरकार को भी एक दिशा निर्देश मिल सके। शपथ लेने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो कैबिनेट की पहली बैठक थी, उन्होंने ये घोषणा की कि 3 करोड़ नए मकान बनाए जाएंगे गरीबों को। जो एक योजना चल रही है पिछले 10 साल से, पीएम आवास योजना, यानी हर व्यक्ति के घर पर अपनी छत हो, उसमें 4 करोड़ मकान सरकार की तरफ से बनाए गए हैं और ऐसे दावा किया जाता है। आज हमारे साथ हैं सुनील मिगलानी जी, जिनकी मिक्सन बिल्डर के नाम से एक बड़ी कंपनी है और आवास के क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहे हैं। उन्होंने जो दीनदयाल उपाध्याय योजना है उसके अंतर्गत भी मकान बनाए हैं, और चूंकि उनका एक स्थापित नाम है इसलिए उनसे हम जानेंगे कि सरकार की नीति कितनी सक्सेसफुल रही है अभी तक। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में सुनील जी। तो जैसे आपने सुना, सबसे पहले तो हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि 10 साल में सरकार ने कहा कि 4 करोड़ मकान बनाए हैं, क्या उससे पूर्ति हो पाई लोगों के जो उनकी ज़रूरतें थी उनका? काफ़ी हद तक पूर्ति हो पाई है। और बाकी अब भी जो है मोदी जी ने अपने 3rd टर्म में 3 करोड़ मकान का जो है अनाउंसमेंट किया है, और ये एक अच्छी योजना है। इससे क्या होता है कि जो झुग्गी झोपड़ी और जो अनऑथराइज जो आपका जो लोग ऑक्यूपेंट्स होते हैं उनको एक पूरा लीगल मकान मिल जाता है, उनका एक पूरी आइडेंटिटी हो जाती है। तो ये एक अच्छा प्रयास है गवर्नमेंट का। इसके में हमने जब 2nd टर्म में मोदी जी आए थे तो 946 फ्लैट मिक्सन ग्रुप ने भी यहाँ गाज़ियाबाद क्षेत्र में बनाए हैं, और जो कि लोअर इनकम ग्रुप के लिए हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि सरकार के अलावा अगर कोई और प्राइवेट संस्थान करना चाहे तो इस काम को नहीं कर सकता है। तो ये मोदी सरकार की उपलब्धता है जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। मिगलानी जी, सरकार ने जो लक्ष्य रखा था वो 2021-22 का रखा था कि सब लोगों को घर मिलेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से 3 करोड़ मकान बनाने की फिर बात की जा रही है वो लक्ष्य पूरा हुआ होगा। देखिए, प्रयास जो है वो एक बार शुरू हो जाता है तो उसका अंत भी आता है। एक बार गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए। तो क्योंकि कोरोना भी बीच में 1-2 साल रह के डिस्टर्बेंस काफ़ी रही है, और एनजीटी भी हर साल जो है कम से कम 2 से 3 महीने के लिए कंस्ट्रक्शन बैन करते हैं। और फिर क्या होता है कि कुछ फंड्स जो प्राइवेट डेवलपर्स को भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं, वो भी कुछ आने में कुछ देरी हो जाती है। तो पर फिर भी मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा प्रयास है। 1-8 साल अगर परियोजना कोई लेट भी होती है और अगर वो पूरी हो जाती है तो ये बधाई की चीज़ है। आपको क्या लगता है कि कितने मकानों की आवश्यकता है पूरे देश में, और क्या 3 करोड़ बनने से हर व्यक्ति के घर पे सर पे छत होगी? देखिए, क्या होता है, कोई भी काम है वो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के ही पूरा हो सकता है। पहले आपके 4 करोड़ हुए, अब 3 करोड़ हुए, तो फिर इसके बाद फिर 3 करोड़ हो जाएंगे। तो एकदम से कोई टारगेट आप नहीं रख सकते कि भी आप जो है भाई एक अरब मकान आप एक साथ बना लोगे। तो ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब आबादी स्टेप बाई स्टेप भी पॉसिबल है। कोई भी टारगेट अचीव करना होता है वो स्टेप बाई स्टेप भी पॉसिबल है। हाँ, ये भी है कि आबादी लगातार जिस तरीके से बढ़ रही है तो लगातार मकानों की ज़रूरतें भी पड़ती रहेंगी। हाँ, बिल्कुल बढ़ती रहेंगी, और ये गवर्नमेंट का अच्छा प्रयास है। मेरी शुभकामनाएं हैं इसके लिए। आपके जो चेहरे की रौनक है वो ये भी बता रही है कि जो अब प्रॉपर्टी मार्केट है या आपके आपकी जो फील्ड है इसके अंदर बूम दिखाई दे रहा है। बूम देखिए इसलिए कि ज़मीन तो आगे कोई ज़मीन का प्रोडक्शन तो है नहीं, और दिल्ली एनसीआर में बूम इसलिए कह सकते हैं कि ज़मीनें ऑक्यूपाइड हो गई। जो आज से 10 साल पहले उपलब्धता थी ज़मीन की, वो आज नहीं है। आने वाले 10 साल बाद और कम होगी। तो अब धीरे धीरे ऐसे जो 2 टायर सिटीज़ हैं, लोग इसीलिए डेवलपर जो हैं उस तरफ अपना काफ़ी रुख कर रहे हैं। तो उससे काफ़ी जो है निर्माण उस तरफ भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। टायर 2 सिटीज़ की आपने बात की, लेकिन हमने ये भी देखा कि जो एनसीआर में भी काफ़ी मकान ऐसे हैं बिल्डर्स के जो काफ़ी टाइम से खाली पड़े थे, जिसमें हम बात कर सकते हैं जो गुड़गांव से आगे हम मानेसर की तरफ जाएं, चाहे ग्रेटर नोएडा की बात करें, चाहे कुंडली इलाके की बात करें। तो ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि देखिए, हर जगह पे जो है गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं डेवलपमेंट की, वो काफ़ी अच्छी हैं। गवर्नमेंट ने अच्छा प्रयास किया है। जैसे जेवर एयरपोर्ट आने से क्या है कि ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण उधर काफ़ी जो है डेवलपमेंट हो गया। लोग जो है आजकल जहाँ पर कहीं एम्प्लॉयमेंट होता है वहीं पर लोग रहना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है एयरपोर्ट आ रहा है, काफ़ी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आ रही हैं, काफ़ी बड़े IT सेंटर्स आ रहे हैं। तो जहाँ पर रोज़गार होता है वहाँ पर जो है हाउसिंग
डेवलपमेंट होता है, तो इसीलिए वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। ये तो एक अच्छा संकेत भी है कि जो 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 बड़े शहर हैं, जो मेट्रो सिटीज़ हैं, उन पे दबाव कम होगा लोगों का। यस, बिल्कुल, डेफिनेटली बिल्कुल कम होगा दबाव जो है इसके ऊपर। आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे जो आपको लगता है कि थोड़ा सा आपको भी सहूलियत हो, जो डेवलपर्स हैं उनको भी हो और साथ में जो लोग हैं उनको भी? कुछ खामियां निश्चित तौर पे होती हैं किसी भी योजना के अंदर, तो आपके दिमाग में ऐसी क्या बातें हैं जो आप चाहें कि हमारे जरिए जो है ये सरकार तक पहुँचे? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कई सालों से जो है डेवलपर्स की ये डिमांड भी रही है कि इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। जो रियल इस्टेट है इसको जो है इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, जिससे कि इसको बैंक से जो लोन और फंडिंग वगैरह होती है वो कम रेट पर, रीजनेबल रेट पर हो पाए। आप डेवलपर किसी बैंक में जाता है तो उसकी फंडिंग आराम से नहीं होती है, और होती भी है तो बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होती है। लैंड के लिए फंडिंग आरबीआई ने बंद की हुई है। अब लैंड ऐसी चीज़ है कि अगर उसके लिए फंडिंग बंद होगी, बेसिक चीज़ डेवलपर कहाँ तक अपने ओन सोर्सेज से पैसे लगाता रहेगा। तो रियल इस्टेट को जो है एज ए इंडस्ट्री जो है दर्जा देना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि रियल इस्टेट से काफ़ी जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होता है, काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलता है। तो काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व भी हैं, और इसके द्वारा जो है कम से कम जो है जो छोटी इंडस्ट्री जो है वो लगभग 1000 के करीब जो है इंडस्ट्री इससे जुड़ी हुई है। तो रियल इस्टेट ऐसा नहीं कि सीधे मकान बनता है, उसमें जो सामान लगता है उसको करने के लिए लगभग 1000 से 2000 इंडस्ट्री ऐसी हैं जो इस पे काम करती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस बात से मैं सहमत हूँ कि इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। फाइनेंस की दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है कि जो रियल इस्टेट में लोग जुड़े हैं, जो बिल्डर्स हैं, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो हमेशा एक सवालिया निशान लगता रहा है उसके ऊपर। देखिए 5 से 10% फेलियर तो हर काम में होता है आदमी जो है, पर 90% लोग जो है उनकी इंटेंट ठीक है और वो काम उन्होंने डिलीवरी प्रोजेक्ट्स की है। और गवर्नमेंट का भी सहयोग पिछले कुछ दिनों में कुछ स्कीम्स ला के गवर्नमेंट ने भी काफ़ी यूपी गवर्नमेंट ने काफ़ी सहयोग दिया है इसके लिए। पर अगर इंडस्ट्री का दर्जा मिल जाएगा, इजीली अरेंज फंड हो जाएंगे, तो इट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर एवरी डेवलपर। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सुनील मिगलानी जो मिक्सन ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका ये कहना है कि रियल एस्टेट जो है उसको एक इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए। ऐसी ही मांग जो है जो पर्यटन क्षेत्र है उनकी तरफ से भी है, और ये कहना है मिगलानी साहब का कि अगर ऐसा होता है तो इससे ना केवल बूम आएगा और लोगों को एक सहूलियत मिलेगी, और जो बिल्डर्स हैं उनके भी हाथ खुलेंगे। और हम चाहेंगे कि जो सुझाव मिगलानी साहब ने दिए हैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान जाए या उस पर अमल करने के लिए वो प्रयास करे। फिलहाल कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में इतना ही। नमस्कार।